हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हमने फर्स्ट पार्ट ज्योग्राफी का पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ लिया है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया गया है। अब हमारी बारी है चैप्टर 2 पढ़ने की, जो कि चैप्टर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा है कि हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, रिसोर्सेज पढ़े थे, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन पढ़ा था, और दो टाइप के रिसोर्सेज पढ़े थे, लैंड और सॉइल। तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे जो भी हमारे लिए लिविंग सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया, है ना, फॉरेस्ट हो गया, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं वो हैं, एयर वाइल्ड लाइफ हो गया, फिर एयर हो गया, सॉइल हो गया। ये सब चीज़ें हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये रिसोर्सेज हैं। हमने जो लास्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने लैंड के बारे में और सॉइल के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से इस चैप्टर में हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम रिसोर्सेज देखेंगे कि ये सारे रिसोर्सेज हमें क्यों ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद इनका कंजर्वेशन भी देखेंगे, है ना, क्योंकि क्या है कि रिसोर्सेज हैं तो ह्यूमन बीइंग ने अपनी सर्वाइवल के लिए उसको एब्रप्टली यूज़ किया, उसका प्रॉपर यूसेज नहीं किया, तो उसका क्या हो गया, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, प्रॉपर जो है रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसका कंजर्व करके रखना है ताकि अभी के लिए और आगे की पीढ़ियों के लिए भी वो रिसोर्स अवेलेबल रहे, है ना। तो पहले हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके आगे हम सारे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट यही है, आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सर्वाइवल कैसे होगा, जब हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस होगा। मतलब इकोलॉजी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी इन्वायरमेंट है ना, जहाँ पे सब क्या मिलता है, जहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हैं, तो उनके बीच में प्रॉपर बैलेंस है। तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस करने में, मतलब इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में, है ना। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पाए जाते हैं, बहुत सारी लिविंग स्पीसीज़ एक ही जगह पाई जाती हैं, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग स्पीसीज़ हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है। हॉट स्पॉट मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ये कंसर्न वाली जगह है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज़म रहते हैं और उनको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया में वर्ल्ड रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की। अब इसमें क्या है, इसका डिप्लीशन भी हो रहा है और कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। तो चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में आपका बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मतलब अर्थ में जितनी भी टाइप की लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही ना हो, है ना, वो सारी जो अलग अलग टाइप की वैरायटी हैं, लाइफ फॉर्म्स की वैरायटी है, वो बायोडाइवर्सिटी होती है। तो आपको ये डेफिनेशन बाय हार्ट याद होनी चाहिए। और हाँ, इस जो भी इस चैनल में कंटेंट पढ़ाया है इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये डिटेल थॉरोली पूरे चैप्टर्स कवर करे जाएंगे, और आपको इसके अलावा एनसीईआरटी भी तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट है एनसीईआरटी से ही वेल फॉर्म्ड शेप में बनाया गया है प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो आप ये अगर पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप जस्ट ये पीपीटी पढ़िए, फर्दर मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगी और आपको और भी क्वेश्चंस दूंगी हर चैप्टर से रिलेटेड।
हाँ, तो जैसे कि बायोडाइवर्सिटी मैंने बता दिया कि जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं अर्थ में उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। अब कैसे कैसे टाइप के डाइवर्सिटी है हमारे ओवरऑल अर्थ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, देन स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो विद इन स्पीसीज़ में ही वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि मैंगोज़ होते हैं ना, मैंगोज़ एग्जांपल में, तो मैंगोज़ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कोई अल्फांजो आम खाता है, अल्फांजो है ना। कोई बादाम, किसी ने सुना हो अगर, तो बादाम टाइप का होता है। तो ये सारे डिफरेंट स्पीसीज़ हैं सेम मैंगो की, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में आ जाता है। तो मतलब मैंगो प्लांट है, उसमें भी सब डिविजन्स हैं, सब डाइवर्सिटी है, तो उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ऐसे कि राइस में भी बहुत टाइप के राइसेस आ जाते हैं, है ना। ऐसे और भी चीज़ें हैं। अब स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की बात करते हैं। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि विद इन एन इकोसिस्टम अलग अलग जो स्पीसीज़ रह रही हैं, जैसे कि टाइगर है, एलिफेंट है, राइनो है, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं। तो ये सारे एक इकोसिस्टम में, सपोज़ हम जहाँ पे रह रहे हैं एक इकोसिस्टम है ना। उधर वाटर भी है, एयर भी है, सॉइल भी है और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। और एनिमल्स में भी क्या क्या है, काऊ आपको आए दिन दिखते हैं, गोट दिखता है ना, कॉक है, हेन है, ये सारे हमारे आसपास दिखते हैं, बुफेलो है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे स्पीसीज़ डाइवर्सिटी शो करती है एक इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है कि अलग अलग इकोसिस्टम है, जैसे कि फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, वेटलैंड है। अब जैसे कि ये वाला जो अगर मैं इकोसिस्टम बात करूँ तो इसको कहते हैं शायद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना, जो कि लैंड में अवेलेबल है। अब ऐसा एक अलग इकोसिस्टम आपके जो भी फॉरेस्ट एरिया होता है उधर भी एक अलग इकोसिस्टम होता है। ऐसा ही सेम डेजर्ट एरिया में एक अलग इकोसिस्टम होता है। अलग इकोसिस्टम क्या, उधर एनिमल्स अलग होंगे, है ना, उधर प्लांट्स अलग होंगे, उधर के और ऑर्गेनिज्म अलग होंगे। ऐसे वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स में भी अलग रहता है। और वेटलैंड्स कह लो कि जो एक एरिया में पानी जो अवेलेबल होता है, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो लेक्स होते हैं, उसके आसपास जो भी अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, वो वेटलैंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गई। तो ये है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कैसे शो हो रही है कि अलग अलग फ्रॉग्स हैं एक ही जगह, है ना। बस उसमें क्या डिफरेंस है कि उनके डीएनए में डिफरेंस है। फिर उसके बाद स्पीसीज़ डाइवर्सिटी हो गई, जहाँ पे ये अलग अलग एनिमल है, फ्रॉग भी है, ये हॉर्स है ना। थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। प्लांट्स भी हैं, तो हालांकि प्लांट्स उसमें नहीं आएगा, पर जो एनिमल की ही अलग अलग स्पीसीज़ अवेलेबल हैं एक एरिया में, वो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी हो गया। और फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है कि देखो, सपोज़ यहाँ पे ये पहाड़ भी है, यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, यहाँ पे वाटर भी है, तो ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हैं, इकोसिस्टम है, कम्युनिटीज़ हैं एक ही जगह में, है ना। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, जहाँ पे बहुत वैरायटी रिच ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे वैरायटी के रहते हैं। पर यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के हैं, और थोड़ा कंसर्न रहता है ताकि ये मतलब इन्वायरमेंट में अच्छे से अवेलेबल हो और इनको कुछ थ्रेटेंड ना हो, क्योंकि अगर ये थ्रेटेंड हो गए तो ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हिमालयंस है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये जो पिंकिश कलर में है। देन वेस्टर्न घाट्स है, श्रीलंका है जो ग्रे कलर में दिया हुआ है। देन इंडो बर्मा रीजन है, यहाँ पे भी ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और एक ये संडालैंड है जो कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तो ये पूरा इंडिया के ही अंदर कवर होता है, जहाँ पे अंडमान निकोबार का भी पार्ट है ना, संडालैंड में। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में जो है।
फिर हम स्पीसीज़ के बारे में देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीसीज़ क्या होते हैं। तो स्पीसीज़ का मैंने आपको पहले भी बताया कि रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और ये एक बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और कैटेगराइज करने के लिए लिविंग थिंग को। तो जैसे कि हम सपोज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कहीं भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आप शायद तक 9th क्लास की बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लांट्स में करते हैं, देन एनिमल्स में करते हैं, है ना। तो ये जो है, जो सबसे पहला बेसिक क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वो हम स्पीसीज़ में करते हैं। ये स्पीसीज़ हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं। तो स्पीसीज़ का मतलब क्या है कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में ये है, एनिमल्स में भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म है। तो ये ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि इंटरब्रीड, मतलब ये आपस में ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो स्पीसीज़, आपको ये याद रखना है कि ये ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। This means that the member of the same species can mate and have children who can also have their own children। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वो मेटिंग करके सेम स्पीसीज़ में वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगे और फिर उनके चिल्ड्रन फिर से चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगे। तो स्पीसीज़ का बेसिकली काम ये है ना। अब कैटेगरीज़ क्या क्या हैं स्पीसीज़ में। तो सबसे पहले नॉर्मल स्पीसीज़। नॉर्मल स्पीसीज़ का मतलब क्या है कि जिसका पॉपुलेशन स्टेबल है, मतलब जैसे कैटल हो गए, पाइन ट्रीज़ हो गए, काउज़ हो गई। अब इनका क्या है, ये बर्थ लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब क्या है कि इनका जो पॉपुलेशन है कांस्टेंट बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है। अब फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है स्पीसीज़ की, वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डेंजर में है। तो मतलब ये क्या है, किस डेंजर में है कि ये ख़त्म होने के रिस्क में है, एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये ख़त्म होने के रिस्क में है ऐसे स्पीसीज़। जैसे कि क्या, बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में है ना। इंडियन एलिफेंट्स जो इंडिया में पाए जाते हैं एलिफेंट्स, वो भी उनकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है। तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है। फिर आगे क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ का मतलब क्या है, जिनकी पॉपुलेशन अब कम ही हो रही है। ऐसे स्पीसीज़ जिनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन आगे जाके वो कम होती जा रही है। जैसे कि क्या, गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, उनकी स्पीसीज़ धीरे धीरे कम हो रही है। ब्लू शिप्स भी कहीं पाई जाती होंगी, उनकी पॉपुलेशन इंडिया में कम होती जा रही है। रेयर स्पीसीज़, अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कैटेगरी है स्पीसीज़ की, वो क्या है, रेयर स्पीसीज़। तो रेयर स्पीसीज़ क्या है, जो कि बहुत स्मॉल जिनकी पॉपुलेशन है। जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर सिर्फ हिमालयाज़ में अवेलेबल है, इस कारण उनकी क्वांटिटीज़, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उसको हम रेयर स्पीसीज़ में क्लासिफाई करते हैं। तो आपको जो ये डेफिनेशंस दी हैं बहुत एक्यूरेट है, बहुत प्रॉपर है। तो जैसे कि आपको पढ़ना है, याद करना है, तो नॉर्मल स्पीसीज़ है, तो आप बस याद कर लो कि हाँ पॉपुलेशन स्टेबल। अब आप इसको अपने मन से लिख सकते हो कि द नॉर्मल स्पीसीज़ आर दोज स्पीसीज़ हुज विच हैव स्टेबल पॉपुलेशन, है ना। और एग्जांपल दे दो, तो इतना यहाँ पे आपका बन जाता है। फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का क्या है, जो अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ख़त्म हो चुकी हैं स्पीसीज़। जैसे कि इंडियन चीता अब नहीं है। पिंक हेडेड डक अब वो नहीं है। तो जो मैंने आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था वो बायोडाइवर्सिटी था। तो जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो फॉरेस्ट की जब भी बात करेंगे तो क्या होएगा, सबसे पहले क्या टर्म आएगा, बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब इसके आगे देखते हैं हम, फिर हमने क्या पढ़ा था, हाँ, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। फिर कैटेगरीज़ पढ़ी हमने कि क्या क्या कैटेगरीज़ हैं स्पीसीज़ की फॉरेस्ट में। अब क्या हो जा रहा है कि अब देखो, फॉरेस्ट है तो उसको हमने क्या कर दिया, उसका डिफॉरेस्टेशन कर दिया। वाइल्ड लाइफ है
तो उसको हमने क्या कर दिया, वाइल्ड लाइफ को भी हमने कम कर दिया। तो मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका है, कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो कटिंग ऑफ ट्रीज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन का मतलब चीज़ें टू डिक्रीज़, है ना। तो वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जा रही है। अब ये चीज़ कम हो जा रही है, पर कैसे कम हो जा रही है, क्यों कम हो जा रही है? तो सबसे पहला रीज़न है ह्यूमन कॉजेज़। मैंने आपको बताया रिसोर्सेज हैं, तो ह्यूमन के एक्सटेंसिवली इम्प्रॉपर यूज़ के कारण चीज़ें, रिसोर्सेज जो हैं वो हट रही हैं, ख़राब हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ में क्या कर रहा है इंसान, भैया एग्रीकल्चर एक्सपांशन। अब क्या करता है कि फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ हैं, अब उसको एग्रीकल्चर करना है, तो वो जो फॉरेस्ट लैंड को ना ख़त्म कर देता है। उधर से फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज़ हैं उसको हटा देता है अपने कमर्शियल फार्मिंग के लिए, अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग एक टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। उसमें क्या होता है कि एक फील्ड में पहले वो क्रॉप ग्रो करते हैं, है ना, फिर जैसे कि हार्वेस्ट हो जाता है तो उसमें आग लगा देते हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए जो लैंड है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए नहीं अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो लैंड है, पहले आपने तो फॉरेस्ट तो हटा ही दिया, अब वो लैंड कोई काम का भी नहीं बचा, ना एग्रीकल्चर के लिए ना किसी काम के लिए। तो ये स्लैश एंड बर्निंग होता है, ये एक एग्रीकल्चर एक्सपांशन हो गया। दूसरा क्या है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंसानों ने फैक्ट्रीज़ लगा दी, है ना, फैक्ट्रीज़ लगा दी, इंडस्ट्री बना दी पेड़ काट के। फिर तीसरा क्या है, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उन्होंने डैम बना दिया, भाई रोड चाहिए उनको, डैम चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, कंपनी के लिए भी बिल्डिंग चाहिए है। तो ये सारे क्या कैसे बने, फॉरेस्ट को काट के बने। ओवर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। अब फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है कि ग्रास अवेलेबल होती है, पर इंसानों ने वो ग्रास में ओवर ग्रेजिंग करवा दिया, और जो भी लकड़ियों को काट के लकड़ियों को लेके चले गए, तो वो फ्यूल वुड जो है लेके चले गए, ताकि वो अपना प्रॉपर अपने खुद के लिए यूटिलाइज़ कर सके। तो ह्यूमन कॉजेज़ हो गया। फिर दूसरा कॉजेज़ है नेचुरल कॉजेज़ का मतलब क्या है कि जो अपने आप नेचुरली जो चीज़ें हो रही हैं उसको नेचुरल कॉजेज़ में, जैसे फॉरेस्ट फायर्स। अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। फिर है क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि इस समय कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के बारे में चल रहा है। तो जैसे कि 2 डिग्री सेल्सियस जो ओवरऑल टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ चुका है। उसके कारण क्या है, एबनॉर्मल रेन हो रहा है, एबनॉर्मली गर्मियाँ बढ़ रही हैं, एबनॉर्मली ठंडियाँ बढ़ रही हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ भी इधर उधर उसका पॉपुलेशन घट रहा है, फॉरेस्ट घट रहे हैं। फिर नेचुरल डिसास्टर। अब कहीं साइक्लोन्स आ गए, कहीं फ्लड आ गया, तो उसके कारण क्या हो गया है कि फॉरेस्ट कट गए हैं, वाइल्ड लाइफ को इधर से उधर जाना पड़ रहा है, कहीं मर गए, है ना। तो ये नेचुरल कॉजेज़ में आ गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मंकी जो है होल्डिंग अ बेबी इन अ फॉरेस्ट। तो आप ये देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, और जो भी अगर नेचुरल फायर्स लगे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट तो ख़त्म हो ही रहा है, साथ में जो एनिमल है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, और ये सब चीज़ों से। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रिसोर्सेज का ह्यूमन ने उसमें इंटरवेंशन किया, कुछ नेचुरली कॉजेज़ हुए, कुछ ह्यूमन कॉजेज़ हुए, उसके कारण अफेक्ट हुआ। अब हम अफेक्ट हो रहा है तो भैया हमें ये कंसर्न आ गया कि भैया अब उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है कि प्रोटेक्ट करना और मैनेज करना नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि जो इकोसिस्टम है हेल्दी बना रहे, और उसके हैबिटेट्स हैं, मतलब जो कि उस इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो प्रिजर्व रहे, है ना। तो उस कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, मैनेज करना ऐसे तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गए, हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हो गए, ताकि वो हमारे हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बने रहें और हैबिटेट्स भी बने रहें उसमें, है ना। तो अब उसके लिए क्या क्या कदम उठाएगा, तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक एक्ट निकाल दिया, एक लीगल एक्ट निकाल दिया 1972 में कि अब हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा
प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लगा है। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड कंसर्न है कि हमें टाइगर को बचाना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट में एलिफेंट को बचाना है। फिर नेशनल पार्क बना दिए उसने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना दी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए। तो आपने बहुत सारे नेशनल पार्क्स के बारे में सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में सुना होगा, है ना। तो ये सब बना दिए हैं। फिर एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चालू किया था इन्होंने। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑफ कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आपका एक बहुत फेमस है, आपने बहुत बचपन में सुना था, चिपको मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये फॉरेस्ट के लोगों ने, स्पेशली फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था उत्तराखंड में, ये किया गया था, है ना। तो यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पेड़ पे ऐसे चिपक गए थे, हक कर लिया था, ताकि जो लोग थे कमर्शियल पर्पस के लिए आ रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे, तो जो उधर के लोग थे, मेनली ट्राइबल लोग थे, वो गए, उन्होंने पेड़ को हक कर लिया और उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको नहीं जाने देंगे, हम पेड़ को नहीं कटने देंगे। तो ये बेसिकली एक नॉन वायलेंट तरीका था, ताकि हम पेड़ों को बचा सकें और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। फिर दूसरा था बीच बचाओ आंदोलन, ये एक सीड कंजर्वेशन मूवमेंट था। सैक्रेड ग्रुप्स क्या है कि ये टोटल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है। सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या है कि बहुत एक जंगल को एक सैक्रेड मान लिया, एक बहुत पवित्र जगह मान ली कि हाँ, और लोग लोकल कम्युनिटीज़ उसकी पूजा करते थे, तो एक सैक्रेड ग्रुप्स हो गया, है ना। अब हम थोड़ा आपके बुक में ही डिटेल दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो इसको देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। क्योंकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है इंडिया में कम होते जा रही थी, तो इस कारण उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम टाइगर को बचाएंगे। तो जो टाइगर का नंबर था वो 55,000 था अर्लीज 1900 में, मतलब 55,000 से वो कितना कम बचा, 1827 ओनली। अब मेजर थ्रेट्स क्या थे कि पोचिंग के कारण हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया था उनका, जो वो जहाँ पे लोकली रह रहे थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्रे डिप्लीशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मेजर थ्रेट पोचिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वाइल्ड लाइफ को अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करना, है ना। वाइल्ड लाइफ को प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए यूज़ करना, जैसे कि लेदर अपन यूज़ करते हैं ना बेल्ट वगैरह में, बेल्ट पर्सेस में। तो ये कैसे आता है, ये एनिमल को पोच करके ही तो आता है ना। फिर ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंसानों ने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, तो वो जो रह रहे थे फॉरेस्ट में रह रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर जगह में रह रहे थे, उन्होंने कमर्शियल पर्पस के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रे डिप्लीशन, लोग शिकार करते थे, है ना। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे मतलब वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन अपने इंटरवेंशन के कारण, ह्यूमन अपनी एग्जिस्टेंस के कारण वाइल्ड लाइफ को उस जगह से हटाते जाते थे। इलीगल ट्रेड ऑफ स्किन, टाइगर स्किन्स एंड बोन्स फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन एशियन कंट्रीज वर्सन द क्राइसिस। अब ये सब तो मेजर थ्रेट्स तो थे ही, साथ में क्या होता था, जो टाइगर स्किन है और उनकी बोन है, उसको जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता था बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में, उसके कारण क्या हो गया, जो टाइगर्स का नंबर है ड्रॉप हो गया था। इंडियन एंड नेपाल होल्ड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, मेकिंग देम प्राइम टाइगर्स फॉर पोचिंग। जो इंडियन नेपाल थे उनमें 2/3 था, 2/3 हिस्सा था पूरा जितना भी वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन था। तो अब इस कारण जो मेन टारगेट्स थे, बाकी जगह के जो वर्ल्ड के अलग अलग लोग थे, तो वो मेन टारगेट इधर ही करते थे। अब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या था, तो एम मैंने बता दिया कि भैया जो पोचिंग चल रहा है, इलीगल ट्रेड चल रहा है, उसको बैन करना है ना। प्रोटेक्ट टाइगर हैबिटेट्स थ्रू नेशनल पार्क एंड रिजर्व्स। तो हमें नेशनल पार्क और रिजर्व बना के हमने जो टाइगर का रहने की जगह थी, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। स्ट्रेंथन एंटी पोचिंग लॉज एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस। और हमें जो एंटी पोचिंग लॉज थे उसको इम्प्लीमेंट करना था, प्रॉपर तरीके से लागू करना था, और बहुत सारे कंजर्वेशन अवेयरनेस फैलानी थी। ये सारे प्रोजेक्ट टाइगर के एम थे। अब इम्पैक्ट क्या हुआ प्रोजेक्ट टाइगर का, हमने ये जब प्रोग्राम लॉन्च किया तो क्या हुआ कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई और कंजर्वेशन एफर्ट्स इम्प्रूव हुए।
प्रिजर्वेशन ऑफ इंटायर इकोसिस्टम बेनिफिटिंग द अदर स्पीसीज़। अब इंटायर इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व कर सकें ताकि जो अदर स्पीसीज़ हैं वो भी बेनिफिट हो सके। और हमने इको टूरिज़म को बढ़ावा दिया। इको टूरिज़म मतलब जो ऐसे टाइगर रिजर्व्स में टूरिज़म्स होते हैं, और अवेयरनेस भी जगाई। अब ये एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं कि बहुत की टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, उसके एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मैप भी मैंने ऐड किया हुआ है कि देखिए हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं वो भी एनलिस्टेड हैं, आपकी बुक में एनलिस्टेड हैं। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, मानस आसाम में, पेरियार केरला में। अभी हम ये पार्ट 1 है चैप्टर 2 का। जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है और भी फॉरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट्स डाउन एनी डाउट यू हैव, है ना। थैंक यू।